यस, तो फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ काइंड है, ये प्रोनाउन के काइंड चल रहे हैं अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में क्या होता है, जो सेंटेंस में पर्सन्स या थिंग्स को नोटिस करता है, उनको सूचित करता है, मीन्स विभाग सूचक कहते हैं इसको हिंदी में। सो इसमें एग्जाम्पल्स हैं इधर। आगे जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। नीदर, नन, ईच एंड एनी। अब देखिए, जो ईदर और नीदर है वो दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इसको नोट कर लेना, यू हैव टू नोट इट डाउन प्लीज। और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन जो होते हैं। ईदर और नीदर ये होते हैं फॉर टू पर्सन्स के लिए, फॉर टू पर्सन्स। साथ साथ एग्जाम्पल भी देती जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ईदर का एग्जाम्पल लेते हैं। ईट ईदर ऑफ, ईट ईदर ऑफ these two bananas। मतलब two bananas, मतलब वो कह रहा है कि दो बनाना में से कोई भी एक खा लो, या तो ये खा लो या वो खा लो। ठीक है, समझ आ गया। सेकंड है नीदर का एग्जाम्पल लेते हैं, और इंग्लिश आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो पाएगी। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, नीदर ऑफ द two sisters is tall। मतलब दोनों बहनों में से कोई भी लंबी नहीं है, नीदर का यूज। अब अगला लेते हैं हम ईच। ये आ गया आपका मेन जो था, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ईदर। सेकंड है ईच। ईच मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक। तो इसका यूज जो है वो दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है, मतलब टू और मोर ऑफ टू। दो या दो से अधिक के लिए इसका यूज होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। ईच ऑफ यू, ईच ऑफ you can do this sum, you can do this sum। मतलब मान के चलो कि क्लास में है तो टीचर कह रहा है ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, तुम में से हर कोई ये सम कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एनी एंड नन, नो वन। ये यूज होता है दो से अधिक के लिए, मोर ऑफ टू। दो से अधिक के लिए इनको हम यूज करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। नन ऑफ देम कैन डू इट, नन ऑफ देम, none of them can
do it। हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान मत देना। और एनी का एग्जाम्पल लेते हैं। Any of these 5 girls may dance। Any of these 5 girls may dance। मतलब इन सारी लड़कियों के बीच में है कोई 5 लड़कियां डांस कर सकती हैं। समझ आ गया? ये मेन पॉइंट है आपके। ईदर, नीदर, ये जो है वो 2 पर्सन में यूज़ होते हैं, और ईच है 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, और एनी, नन, नो वन ये भी 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव है। कितने बच्चे यार, मैं तो थक गई अब। उस टाइम और कम हो गया। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? पता नहीं, उस टाइम तो कम ही होता जा रहा है। इतना था नहीं तो 5.8 है। अब 5th चल रहा है ना यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर मतलब तो बहुत इजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन किसी संकेतवाचक हैशटैग पढ़ा मिटाना पुत्र। फिर हैशटैग क्या सारा मिटा देना। बड़ी लंबी हो गई है। Yes, next है 5th is demonstrative pronoun। हिंदी में इसे कहते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनके एग्जांपल है, काफ़ी इजी है ये। दिस, दैट, these एंड दोज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब सिंपल है, जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, और दैट इज योर स्कूल। दीज का लेते हैं, ये एक सिंगुलर का एक प्लूरल का हो गया। These are our clothes, और नेक्स्ट दैट का, दैट इज योर स्कूल, दैट इज योर स्कूल, एंड दोज का लेते हैं, दोज आर योर क्लोथ्स। राइट। और ये तो आपको पता ही है कि जो दिस और दीज होते हैं वो पास की चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब जो पास की चीज़ें होती हैं उनके लिए लिए जाते हैं,
और जो दैट दोज होते हैं वो जो भी दूर की चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट 6th इज indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Yes. अब indefinite pronoun में वो होता है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। उसमें हमें पर्टिकुलर मीन्स उसके बारे में पता नहीं चलता है। हिंदी में से कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसको हम लिखते हैं जैसे वन, नन, some, somebody, anybody। ठीक है, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको वैसे ही समझते हैं हम एग्जाम्पल से। सो नेक्स्ट है नेवर अब्यूज अदर। नेवर का भी आ जाएगा, नेवर अब्यूज अदर्स। ठीक है, इनडेफिनेट है, मतलब हमें पता नहीं है किसको बोल रहे हैं, क्या है, सो इसलिए। नेक्स्ट somebody has stolen my purse। somebody has stolen my purse। एक और एग्जाम्पल है, none wept on her death। मतलब उसकी डेथ पे कोई भी नहीं रोया, कोई भी नहीं, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और नेक्स्ट है a few will win the election। उनमें से कुछ ही इलेक्शंस में जीत गए। ठीक है, ये हो गया आपका indefinite pronoun, right? Now 7th is most important, reflexive pronoun। ध्यान से सुनना है इसको। reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनका सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इसके एग्जाम्पल हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ and herself। सो इसके एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये प्लीज़ यू हैव टू नोट इट डाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई, हिम, हर, इट और वन होता है, उसके साथ ये सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, उसके साथ में हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, सेल्फ का यूज़ करते हैं। और सेकंड है आपका आवर एंड देम।
इसके साथ हम यूज़ करेंगे, ये दोनों क्या है, दोनों प्लूरल हैं, आवर एंड देम। इसके साथ हम यूज़ करेंगे सेल्फ्स, प्लूरल में SELFs, सेल्फ्स यूज़ करेंगे। और अगर योर सिंगल में है, सिंगुलर है, मीन्स एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे, योर सेल्फ यूज़ करेंगे। और यही योर अगर बहुत सारे व्यक्तियों के लिए है, मतलब प्लूरल के साथ है, प्लूरल के साथ है, तो इसके साथ में हम योर सेल्फ्स यूज़ करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, इसलिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। बस लास्ट So first example is I hurt myself. I hurt myself. So मैंने आपको ऊपर पहले बताया कि जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। सो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया, तो ये इसके काम का मतलब इसने हर्ट किया है किसको, मतलब खुद ही को हर्ट किया है, तो ये सब्जेक्ट पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड इज you can go home yourself. You can you can go home yourself. यहाँ ये सिंगल है इसलिए हमने यहाँ पे योर सेल्फ लगाया। यू कैन गो योर सेल्फ, सेंटेंस से ही पता चल जाता है आपको सिंगुलर और प्लूरल का। सो नेक्स्ट देखना, यू हैव डन इट योर सेल्फ, ये है सेंटेंस आपका, यू हैव डन इट योरसेल्व्स। मतलब मान लो कि कोई टीचर जो है वो क्लास में कह रहा है यू हैव डन इट योरसेल्व्स, तो योरसेल्व्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए ये एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिए ये दोनों का यूज़ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम करेंगे 8th रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है रेसिप्रोकल मतलब ऑपोजिट, तो वो प्रोनाउन होते हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और उन दोनों में ही आपस में संबंध होता है, उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको परस्पर सर्वनाम। सो इसका एग्जाम्पल है आपके ईच अदर एंड वन अनदर। सो सीधा एग्जाम्पल की तरफ चलती हूँ। ईच अदर का एग्जाम्पल लेते हैं, द टू नेबर्स hated each other. मतलब दो पड़ोसी जो हैं वो आपस में हेट करते हैं, तो इनमें
संबंध तो है, रिलेशन तो है, बट कुछ भी है तो हेटेड का, बट है तो ना। सो नेक्स्ट है वन अनदर। और हाँ, जो ईच अदर है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ, ईच अदर का यूज जो है वो दो के लिए किया जाता है, ओनली टू पर्सन्स, राइट। और वन अनदर का यूज होता है दो से अधिक के लिए, मोर ऑफ टू, ठीक है। अब वन अनदर का एग्जांपल लेते हैं। द गर्ल्स हेल्प्ड each other, helped one another। ये याद रखना है आपने। और ऐसे ही आते हैं एरर डिटेक्शन के लिए या फिर सेंटेंस करेक्शन में, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर मोर ऑफ टू, मतलब दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। यस, सो गाइस, प्रोनाउन का लास्ट है आपका एम्फेटिक। प्रोनाउन, राइट। सो एम्फेटिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एम्फोसिस, जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो हिंदी में इसको दृढ़ता सूचक सर्वनाम से भी जाना जाता है। सो इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हम सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। बट यहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग होता है, जो इसका यूज़ है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, जैसे आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, ठीक है। मतलब आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, मैं खुद अपने आप जो है वो बंडल को उठाऊंगा जो भी है। सो मतलब इस पे माई सेल्फ पे वो एम्फेटिक दे रहे हैं, प्रोनाउन जो है ये जोर दे के बोल रहा है कि मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं। ही हिमसेल्फ broke his slate, उसने अपनी स्लेट जो है वो खुद ही तोड़ी है, किसी ने नहीं तोड़ी, उसकी स्लेट जो है वो उसने खुद तोड़ी है, ठीक है। तो एम्फेसिस यहाँ पे है, इसका प्रोनाउन का एम्फेसिस जो है, ये प्रोनाउन है तो इसका एम्फेसिस यहाँ पे है। सो एक और एग्जाम्पल के थ्रू, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे उतने ज़्यादा आपको समझ आएगा। You yourself can study, तुम अपने आप ही पढ़ो, मतलब तुम खुद ही पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे प्रोनाउन सारे के सारे। और इसमें से 9 काइंड हैं, और मैंने आपको बताया कि इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। डिस्ट्रीब्यूटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें आपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और जितने भी रूल्स बताए हैं उनको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेना। सो हैव ए नाइस डे, बाय।